बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के मानव शास्त्र के अंतर्गत हमने कल परिवार के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि परिवार के प्रकार क्या हैं। विभिन्न समाजों में परिवार के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, क्योंकि भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां सभी जगह अलग अलग होती हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर, विवाह के स्वरूप के आधार पर, स्त्री पुरुष की सत्ता के आधार पर, निवास और वंश के आधार पर परिवार को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे संख्या के आधार पर मूल परिवार, नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार और दाम्पत्य मूलक परिवार। निवास के आधार पर संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मातृ पितृस्थानीय परिवार और द्विस्थानीय परिवार। अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृमार्गी परिवार, मातृमार्गी परिवार आदि। वंश के आधार पर पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, उभयवाही परिवार, द्विनामी परिवार। विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार के भी आगे हम 3 रूप देखते हैं: बहुपत्नीक परिवार, बहुपति परिवार, समूह विवाही परिवार। बहुपति परिवार में भी भातृ बहुपतिक परिवार और अभातृ बहुपतिक परिवार देखने को मिलता है। अन्य रूप भी हैं परिवार के, कई अन्य रूप हैं, जैसे जन्म मूलक परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, प्रेत परिवार आदि। जनजातियों में जो प्रमुख उदाहरण हम देंगे वो है मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवारों का। पितृसत्तात्मक परिवार में सत्ता व अधिकार पिता व पुरुषों के हाथ में होते हैं और वे ही परिवार का नियंत्रण करते हैं। मातृसत्तात्मक परिवारों में, ऐसे परिवारों में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता या स्त्री में अधिकार तथा सत्ता निहित होती है। वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से ये कार्य कर सकता है, लेकिन कहीं पर यह स्त्रियों को अधिकार वास्तविक हैं तो कहीं पर केवल नाममात्र के लिए और कहीं पर दिखावे के लिए। मातृवंशीय परिवारों में मैकाइवर और पेज ने कुछ विशेषताएं बताई हैं कि जैसे मातृसत्तात्मक परिवारों में बच्चों का वंश परिचय, वंश नाम माता के परिवार के आधार पर तय किया जाता है। अतः संतानें पिता के कुल या वंश के स्थान पर माता के वंश की मानी जाती हैं। पितृवंश के स्थान पर मातृवंश बहुत महत्वपूर्ण होता है। विवाह के बाद पति ही पत्नी के घर जाकर निवास करता है और उसके परिवार का सदस्य बन जाता है। स्त्री अपने पति के घर नहीं जाती। ऐसे परिवारों में पुत्र को पिता से कोई संपत्ति नहीं मिलती है। संपत्ति के अधिकार मातृपक्ष से ही तय होते हैं, परंतु संपत्ति में पुत्र और पुत्री सभी का समान अधिकार होता है। संपत्ति व पद का उत्तराधिकार मामा से भांजों को भी प्राप्त होता है। कोचीन में राजा का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र न होकर उसका भांजा ही होता है। मातृसत्ता का यह अर्थ नहीं है कि स्त्री को ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, बल्कि पुरुषों को इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि पुरुषोचित कार्य पुरुषों को ही सौंपे जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार का प्रमुख उदाहरण जो है वह है संपूर्ण विश्व में खासी जनजाति। खासी जनजाति और गारो जनजातियाँ ही एकमात्र ऐसी जनजातियाँ हैं जहाँ पर मातृसत्ता देखने को मिलती है। यहाँ पर हम खासी जनजातीय परिवार की चर्चा करेंगे। खासी जनजाति आसाम में निवास करती है। ये मातृस्थानीय और मातृवंशीय होते हैं। पारिवारिक धर्म, सामान्य समाधि, परिवार के सदस्यों की अस्थियां मृत्यु के बाद जहाँ रखी जाती हैं उसमें भाग लेना ऐसे कार्य हैं जो सदस्यों को एक सूत्र में बांधते हैं। अन्य मातृसत्तात्मक परिवारों की तरह स्त्रियों की संतानें ही परिवार की सदस्य होती हैं और संपत्ति भी स्त्रियों में ही हस्तांतरित होती है। पुरुष द्वारा कमाया गया धन उसके इंग अर्थात परिवार की संपत्ति होती है, जो उसकी माँ, बहन या अन्य स्त्री वंशजों को मिलती है। खासी परिवारों में वंशज स्त्रियां ही होती हैं। परिवार के पुरुषों या पुत्रों की संतानें उनकी पत्नियों के परिवार की सदस्य होती हैं। परिवार की सबसे छोटी पुत्री, उसे काका दद्दू कहते हैं। काका दद्दू ही परिवार के धर्म की रक्षक होती है। वही माँ का दाह संस्कार करती है, उसकी अस्थियों को समाधि में रखती है। उसे परिवार के घर व संपत्ति का मुख्य भाग मिलता है। घर ही पारिवारिक उपासना का स्थान होता है, अतः काका दद्दू उसकी संरक्षक होती हैं। परंतु सभी बहनों की सहमति के बिना वह घर को बेच नहीं सकती। जब तक वह परिवार की उपासना का कार्य करती हैं तब तक परिवार की संपत्ति व घर उसके अधिकार में रहते हैं।
काकाददू अर्थात सबसे छोटी पुत्री ही पवित्र स्थान, पूजा आदि सब वो स्वयं करती है, वही उसकी सेवा करती है और उसी के अधिकार क्षेत्र में संपत्ति और घर रहते हैं। धर्म परिवर्तन या निषिद्ध कार्य करने पर पारिवारिक धर्म की देखरेख का कार्य दूसरी बहन को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार सबसे छोटी पुत्री परिवार की पुरोहित भी होती है। जब उसके कोई संतान नहीं होती तो वह संपत्ति दूसरी बहन को सौंप देती है। इस बहन की पुत्री उसकी उत्तराधिकारी होती है। इस प्रकार परिवार की संपत्ति अविभाज्य रहती है। परिवार की अन्य स्त्रियां विवाह के बाद गांव में अपने अपने घर बना लेती हैं तथा स्वयं द्वारा व पति द्वारा अर्जित धन से घर गृहस्थी चलाती हैं। खासी लोगों में कुर एक विशाल परिवार व गोत्र का सूचक है। विशाल परिवार में छोटा परिवार समूह इंग कहा जाता है। इंग की संपत्ति अविभाज्य है, परंतु कुर भूमि को किराए पर दे दिया जाता है। उसकी आय विवाहित पुत्रियों में बांट दी जाती है। घर में सबसे बड़ा पुरुष ही संपत्ति की देखभाल करता है। अतः खासी परिवार जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार का एक उदाहरण है। और इसमें ऐसा नहीं है कि पति जो पुरुष पतियों की स्थिति कम है या उसके ऊपर वो एकाधिकार स्थापित करती हैं। वहाँ पर खासी जनजाति में पतियों की स्थिति भी उच्च है और स्त्री पुरुष की समानता का द्योतक भी है। इस प्रकार एक दूसरी जनजाति है गारो। गारो जनजाति आसाम में निवास करती है। ये लोग भी मातृसत्तात्मक हैं। ये अपनी उत्पत्ति किसी भी स्त्री पूर्वज से मानते हैं। वंशक्रम मातृपक्ष से निर्धारित होता है। विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर निवास करता है। उत्तराधिकार पुत्रों को नहीं बल्कि पुत्रियों को मिलता है। पिता किसी भी कन्या को उत्तराधिकारी बना सकता है, लेकिन सबसे छोटी पुत्री को ही अधिकांशतः उत्तराधिकारी चुना जाता है। यदि किसी की कन्या न हो तो अपनी बहन की पुत्री को भी गोद ले सकता है, जिसे उत्तराधिकारी चुना जाता है। उस कन्या का विवाह पिता की बहन की लड़के से होता है। उत्तराधिकारी को नाकुना कहा जाता है और उसके पति को नौकरों कहा जाता है। जितनी अन्य पुत्रियां होती हैं उन्हें चौवारी कहा जाता है। पति पत्नी की इच्छानुसार गृह व्यवस्था चलाने में सहयोग देता है। सबसे छोटी पुत्री उत्तराधिकारी परिवार की धार्मिक व जादुई क्रियाएं सभी संपन्न कराती है। ससुर की मृत्यु होने पर नौकरों अपनी विधवा सास से भी विवाह कर लेता है। यह विवाह एक औपचारिकता है केवल मात्र, क्योंकि दोनों की आयु में पर्याप्त अंतर होता है। इस विवाह का मुख्य उद्देश्य यही है कि संपत्ति प्राप्त की जाए या संपत्ति को बाहर बेचा न जाए। यदि नौकरों नहीं विवाह करता है और सास किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर ले तो नौकरों दंपत्ति के उत्तराधिकार छिन जाते हैं। इसीलिए दामाद का सास के साथ विवाह देखा जाता है। माता व पुत्री में ईर्ष्या और वैमनस्य भी कई बार पैदा हो जाता है। नौकरों और नाकुना दोनों ही घर गृहस्थी को चलाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। नौकरों की मृत्यु पर पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है, लेकिन उस संबंध में उसे कुछ नियमों का पालन करता है। जैसे वो उसके पति के किसी अविवाहित भाई से विवाह करती है। यदि सभी भाई विवाहित है तो उसे पति के ही भद्दारी माने विस्तृत कुल को कहा जाता है, उसमें से विवाह करना आवश्यक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गारो जनजाति भी मातृसत्ता का प्रमुख उदाहरण है, जहाँ पर संपत्ति, वंश, उत्तराधिकार सभी स्त्रियों को मिलता है। विश्व में प्रमुख 2 जनजातियां हैं जो मातृसत्ता का विशेष उदाहरण है। इस प्रकार जनजातियों में एक अलग प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन सभी जनजातियों में, सभ्य समाजों में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। क्योंकि परिवार इस प्रकार के कार्य पूर्ण करता है जो किसी अन्य संस्था में नहीं किए जा सकते।